दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के दृष्टिगत सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें सबसे पहले हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में कुछ प्रश्न आसान तो कुछ प्रश्न थोड़े कठिन हैं, लेकिन तैयारी के लिहाज से इन सभी को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कैलीग्राफी किसे कहते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों कैलीग्राफी सुलेखन या विशेष प्रकार के लेखन को कहा जाता है जो थोड़ा सा अन्य लेख से भिन्न होता है। तो याद रखिएगा कैलीग्राफी सुलेखन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है शिलालेख का अध्ययन पुरालेख विद्या से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था। तो इसको पुरा पाषाण काल कहते हैं, जो कि मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है। तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कालक्रम की दृष्टि से जो है इसकी विशेषताओं के आधार पर कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो लोथल में। और भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी में भारत में आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों माप और तौल से संबंधित महत्वपूर्ण जो खोज है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था। तो ये है टेराकोटा। टेराकोटा क्या है दोस्तों, मिट्टी को पकाकर जो मुद्रा बनाई जाती थी उसको टेराकोटा इसका प्रयोग किया गया है हड़प्पा काल की मुद्राओं में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे। तो ईंटों के। और हड़प्पा के निवासी कैसे थे आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता के अंतर्गत आती है और हड़प्पा के निवासी शहरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो कृषि कार्य था दोस्तों हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। अगला प्रश्न है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। तो ये लोथल है जो कि गुजरात में है। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित शहरी जीवन का प्रमाण मिलता है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहाँ का व्यवस्थित शहरी जीवन है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे किससे। तो पक्की ईंटों से निर्मित मकान थे सिंधु सभ्यता के लोगों के। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी चौड़ी और सीधी थीं और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता विशेषता की दृष्टि से नगरीय सभ्यता मानी जाती है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले पाए गए थे कहाँ पर। तो हड़प्पा सभ्यता से। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था आप जानते हैं दोस्तों, लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है। अभी तक इसके बारे में या इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है और इसको चित्राक्षर लिपि कहा जा सकता है।
अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार स्थित था कहाँ पर? तो दोस्तों स्नानागार, विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं? तो ये देखिए दोस्तों, नृत्य करती लड़की की आकृति यानी नर्तकी की आकृति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृति है जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से मिली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? तो ये वेद हैं। सबसे पुराना वेद, तो वेदों में भी सबसे पुराना ऋग्वेद है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है शुल्ब सूत्र। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति है। और दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप में से कई साथी जानते भी होंगे, ये प्रश्न आसान है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण किसने लिखी है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत व्याकरण की रचना की है। योग दर्शन के प्रणेता या पथ प्रदर्शक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि थे। दोस्तों एक प्रश्न है कि उत्तर वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि कार्य उत्तर वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था, तो ये आयरन की खोज यानी लौह की खोज दोस्तों उत्तर वैदिक युग का महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। किसको ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता था? तो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप जानते हैं, प्राचीन काल में जो संगम युग है इसका संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो दोस्तों संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ये महत्वपूर्ण शिलालेख है उत्तर मेरूर शिलालेख, जहाँ से चोल वंश में ग्राम प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये था अरिकामेडू। और पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। और चोल के स्थानीय स्वशासन में कितने प्रकार की सभाएं थीं? तो दोस्तों ये 3 सभाएं थीं और इनके नाम क्या क्या थे आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर खोज कर बताना है। तो याद रखिएगा, चोल के स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की सभाएं थीं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो ये थी त्रिशला। और बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में जो पिटक थे उनकी रचना जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में की गई है। आजीवक किस धर्म का या किस धर्म के समकालीन एक प्रमुख संप्रदाय था? तो बुद्ध के समसामयिक एक प्रमुख संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक मक्खली गोसाल थे। दोस्तों देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, ये किस धर्म से संबंधित था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ या प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। दोस्तों देखिए, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने। और बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन था? तो ये था स्त्रियां और शूद्र, जिनको समाज में उस समय निम्नतर स्थिति या हीन स्थिति प्राप्त थी, लेकिन बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग की जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों बौद्ध धर्म में बुल यानी वृषभ का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो ये जन्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में बैल यानी वृषभ का संबंध।
अगला प्रश्न है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है। पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जैनियों का प्रसिद्ध त्यौहार है पर्युषण पर्व। और देखिए महाराष्ट्र में दोस्तों एलोरा गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो आप जानते हैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर। किस मृदभांड यानी पाटरी में भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो चित्रित धूसर मृदभांड को दोस्तों भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए थे। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो ये था बौद्ध धर्म। दोस्तों जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों ये राजगीर में आयोजित की गई थी। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों बिंबिसार और प्रसेनजित जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो बुद्ध के महायान शाखा का पृष्ठपोषक था दोस्तों कनिष्क। तो याद रखिएगा कुषाण शासक कनिष्क प्रथम जो है ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। और लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला या सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो ये था अशोक, और इसने संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान कहा था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो ये मागधी प्राकृत। और बिंदुसार किस वंश का एक शासक था? दोस्तों बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जा सकता है? तो ये मौर्य काल से संबंधित है सांची में विशालतम स्तूप। दोस्तों देखिए एक प्रश्न आता है कि किस व्यक्ति का एक नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो ये मौर्य शासक अशोक का। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला थे। और मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? दोस्तों मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी शासक बिंबिसार था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये साधु था उपगुप्त, जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। और देखिए प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों अशोक के 13वें राज्यादेश में जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है, और वहीं से अशोक ने युद्ध को त्यागने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी अशोक ने एशिया के भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। किसने भारत में पहली बार 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया? तो ये मेगास्थनीज था। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज की कृति है। मौर्यकालीन राजनीति शास्त्र के ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य मौर्यकालीन राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र के ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें अर्थशास्त्र दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का ग्रंथ नहीं बल्कि शासन कला और राजनीति विज्ञान पर पुस्तक है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो शुंग वंश के शासकों ने। और अगला प्रश्न है दोस्तों कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये है शिलालेख 13वां। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा कनिष्क को दोस्तों द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। और दोस्तों किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये वंश था सातवाहन वंश। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबद्ध किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। और भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था?
यूनानियों ने। दोस्तों गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो शक और कुषाण शासक गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या था? तो ये प्रसिद्ध स्थल तक्षशिला गांधार कला के कारण था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थीं? तो इंडो यूनानी शासक यानी हिंद यवन शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय और यूनानी कला के अभिरक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो ये गांधार कला शैली है। चरक, महान आयुर्वेदाचार्य चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। और वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ये था कनिष्क। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? दोस्तों ये था राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में पहले किसके यहाँ काम किया था? तो मौर्यों के यहाँ। और चित्रकला में गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों महायान संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, इसके द्वारा चित्रकला में गांधार शैली का प्रयोग किया गया था। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में। और दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले मुख्य साहित्यकार कौन थे? तो ये थे वसुमित्र और अश्वघोष। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा कनिष्क ने 78 ईस्वी में 78 ईस्वी सन में शक संवत का प्रारंभ किया था। देखिए एक महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकार कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों गुप्त युग का प्रारंभ श्री गुप्त ने किया था। एक प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ये थे विशाख दत्त। और अगला प्रश्न है गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे? तो ये थे आर्यभट्ट। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। दोस्तों गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये था स्कंदगुप्त। और दोस्तों एक प्रश्न है कि किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। एक प्रश्न देखिए साहित्य से है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन हैं? ये शूद्रक हैं। उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा है? भवभूति की रचना है दोस्तों उत्तर रामचरित। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरि को दोस्तों चिकित्सा का भगवान माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। और प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। एक विदेशी यात्री रहा दोस्तों फाहियान, इसने भारत की यात्रा किस काल में की थी? तो गुप्त काल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। आर्यभट्ट और बारहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो देखिए गुप्त वंश से संबंधित हैं आर्यभट्ट और बारहमिहिर। प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो जयदेव हैं। ऋतु संहार किसकी कृति है? दोस्तों ऋतु संहार कालिदास की रचना है। और चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है दोस्तों। और गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला शासक समुद्रगुप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार आप जानते हैं जयदेव हैं। और एक प्रश्न है कि प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। और देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। याद रखिएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन, और एच से दोनों ही नाम शुरू होते हैं। भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल वंश का महान शासक राजेंद्र चोल था। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी थे?
तो हर्षवर्धन के। और दोस्तों उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था? ये था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ये राजराज प्रथम था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों देवगिरी जो है यादव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया? तो पल्लव शासकों के शासनकाल में महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मदुरै। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य वंश के शासकों ने। और चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो ये था मालवा में। एलोरा में दोस्तों सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका नाम था कृष्ण प्रथम। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो राजेंद्र चोल ने पुहार नगर की नींव रखी थी। दोस्तों चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पराजित करने वाला था नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो दंतिदुर्ग था। और किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई? दोस्तों राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी तंजौर। और चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय था। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ये दोस्तों हर्षवर्धन था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चोल शासक राजराज प्रथम ने। दोस्तों महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव शासकों ने। और देखिए किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। एक प्रश्न है कि उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है? तो ये चोलों के प्रशासन के संबंध में जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो आप जानते हैं ऐहोल अभिलेख दोस्तों ये चालुक्य सम्राट पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। और देखिए किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो ये था राजराज प्रथम। त्याग समुद्र की पदवी किसने धारण की थी? चोल राजा राजेंद्र ने त्याग समुद्र की पदवी धारण की थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो ये थी कांची। और एक प्रश्न है दोस्तों, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेंट थॉमस जो है और ये किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? सेंट थॉमस दोस्तों पार्थियन यानी पहलवों के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के। याद रखिएगा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चोल राजा ने लंका यानी सिंघल को पहले जीता था? तो ये थे राजराज प्रथम। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक पुलिकेशिन द्वितीय था। रत्नावली किसकी रचना है दोस्तों? रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो महाकवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। चालुक्य शासक पुलिकेशिन ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर हराया था पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को। प्राचीन भारत के इतिहास के बाद आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को। चंदेल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा था? तो ये था त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल द्वारा दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। किस राजपूत शासक को भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो राजा भोज ने।
और तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि 1192 में लड़ी गई, इसमें पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेलों ने। और फारसी कवि फिरदौसी किस शासक के समकालीन थे? तो ये महमूद गजनवी के। खजुराहो किसकी राजधानी थी? तो चंदेल वंश के शासकों की राजधानी खजुराहो थी। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम क्या था? तो दोस्तों, ये था मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध पर जब आक्रमण किया था तो उसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी तट पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। और उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वो कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली उठा लाया था? ये था फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था इब्राहिम लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? वो रजिया सुल्तान थी। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दास और जनरल था मलिक काफूर। सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? ये था मलिक काफूर। और प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने। कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया? तो दोस्तों, कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, या कुतुब मीनार का निर्माण, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? सुल्तानों की राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। और वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो गुलाम वंश ने खिलजी वंश से पहले और तुगलक वंश ने बाद में शासन किया था। किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? तो तुगलकाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान और वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। और दक्षिण भारत पर चढ़ाई करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों बहमनी शाह, अलाउद्दीन बहमनी शाह, जो कि जफर खां के नाम से भी जाना जाता था। किस बहमनी शासक के द्वारा बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वारा। और देखिए दोस्तों, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? ये 1565 ईस्वी में। कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी? तो ये कृति है अमुक्त माल्यद। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्यों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और देखिए दोस्तों, बीजक किस महान कवि की कविताओं का संकलन है? तो ये है निर्गुण काव्यधारा के महत्वपूर्ण संत कवि कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक है। भारत में सूफियों की चिश्ती शाखा को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और अगला प्रश्न है, वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ये थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। और अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? दोस्तों, ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह।
सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है सूफी संतों के निवास स्थान को। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। और किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसके नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैन्य शक्ति बने थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। और अंग्रेजों ने भारत में सर टॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? दोस्तों टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। और किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। शेर शाह सूरी की महानता का कारण क्या था? प्रशासनिक सुधार। दोस्तों प्रशासनिक सुधार शेर शाह सूरी की महानता का कारण था। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो ये था पानीपत का पहला युद्ध। और अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये थे राजा टोडरमल भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए प्रार्थना गृह का नाम इबादत खाना था। दोस्तों कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा और तानसेन किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में ये विख्यात संगीतज्ञ थे। बाबरनामा की रचना किसने की है? बाबर ने। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी? दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर पहुंची थी। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। और कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप में प्रचलित थी? तो ये थी फारसी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल में। और देखिए दोस्तों सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अकबर। दोस्तों मुगल चित्रकारी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में या किसके शासनकाल में चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा? तो जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर के शासनकाल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में। और अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ये अकबर ने शुरू किया था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी महान ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। जीटी रोड। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसाल से निकाला गया था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। और भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। राजा टोडरमल किसका सलाहकार था? तो ये अकबर के भू राजस्व प्रणाली का सलाहकार था। अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किसने किया? दोस्तों शेर शाह सूरी ने। और मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान कौन था? ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी महत्वपूर्ण कृति पद्मावत है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है? सिर्र ए अकबर के नाम से। और अकबर के सुप्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? ये थे रहीम जिनको अब्दुल रहीम खान खाना कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों अहमदनगर में। और आप जानते हैं मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने वाला अकबर था। किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर और जहांगीर ने। किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने। मुगल न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित थी? दोस्तों मुगल न्यायिक प्रणाली इस्लामिक कानून पर आधारित थी। अगला प्रश्न है गुरिल्ला युद्ध का प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। और अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। एक प्रश्न है मराठा शासन से कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा जिसका नाम क्या था? तो दोस्तों उस रानी का नाम था ताराबाई और ये राजा राम की विधवा थी।
अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, इनको अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के शासनकाल में समाप्त की गई? तो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो मराठा और अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसमें आपने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण आसान प्रश्नों का रिवीजन किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।